हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम इंटीग्रेटेड 2025 के डेली टेस्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने टेस्ट नंबर 8 को डिस्कस किया था। ये डेली टेस्ट है जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होते हैं। इसमें 20 से 25 क्वेश्चन मेंटरशिप के दौरान दिए जाते हैं जो डेली प्रैक्टिस के रहते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी भाई लोग आप मतलब इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में या फिर दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और ये पूरी सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी प्री 2025 के लिए। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, राष्ट्रपति को लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा। पॉइंट 2, जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। पॉइंट 3, प्रधानमंत्री को हमेशा लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ओके, उपरोक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। बताइए अपना उत्तर। तो चलिए, इसका उत्तर है ए केवल एक। कैसे इसका एक सही उत्तर है, दो क्यों सही नहीं है बाकी? तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा। ये वाला कथन जो है वो सही है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय ये ध्यान रखेगा कि लोकसभा में उस दल के नेता को, जिस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे हैं, उन्हें लोकसभा में विश्वास प्राप्त है या नहीं है, ठीक है, या होने की संभावना है। ठीक है, हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि गठबंधन की सरकार वगैरह होती हैं तो वहाँ पर स्पष्ट बहुमत नहीं होता है किसी भी दल को, या फिर विश्वास प्राप्त नहीं होता है उस समय। तो उस समय क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ दूसरा पॉइंट, जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट 2 सही है और पॉइंट 1 गलत है। राष्ट्रपति को लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि गठबंधन की सरकारों में राष्ट्रपति लोकसभा का सबसे बड़े दल के नेता नहीं होने पर भी प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसलिए गलत है क्योंकि लिखा है प्रधानमंत्री को हमेशा लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है। भारत में एक्सेप्शंस के तौर पर अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी, जिनका फर्स्ट टर्म था, ठीक है, 1966-67 वाला, तो उस समय वो राज्यसभा से प्रधानमंत्री थी, राज्यसभा के सदस्य रहते हुए। इसके बाद में एच डी देवी गौड़ा, वो भी राज्यसभा के सदस्य रहकर प्रधानमंत्री बने, और डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने दोनों टर्म में राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होकर भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है। ओके, तो इसलिए केवल एक सही है, ए ऑप्शन। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पॉइंट 1, प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। पॉइंट 2, प्रधानमंत्री भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी जैसे प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। पॉइंट 3, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से परामर्श किए बिना किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। ओके, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी एक दो और तीन, डी केवल तीन। बताइए अपना उत्तर। तो चलिए, इसका उत्तर है डी केवल तीन। तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है। क्यों? पहले दो सही है, प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, बिल्कुल। दूसरा, प्रधानमंत्री भारत के अटॉर्नी जनरल जैसे मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तीसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से परामर्श किए बिना किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि संविधान ही कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें बर्खास्त भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए भले ही प्रधानमंत्री बर्खास्त की सिफारिश तो कर सकता है मंत्रियों की, लेकिन
ये जो पूरा कार्य है बर्खास्त करने वगैरह का, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रपति की होती है और राष्ट्रपति ही मंत्रियों को बर्खास्त करते हैं। इसलिए एक तरफा काम नहीं है ये प्रधानमंत्री का। तो कथन तीसरा गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पॉइंट 2, राज्यपाल सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। और पॉइंट 3, ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ओके, तो इसमें बताना है कि कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। बताइए अपना उत्तर। चलिए इसका उत्तर है केवल दो। क्यों केवल दो? क्योंकि ये देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि आपने पॉलिटी को थोड़ा ही पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा, तो आपको ये जरूर पता होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ओके, तो पहला इसलिए गलत है। दूसरा, राज्यपाल सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, बिल्कुल सही। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। 6 महीने तक कोई भी यदि सदस्य या कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर, ये ध्यान रखना कि उसे 6 महीने के भीतर विधायिका का सदस्य हो जाना चाहिए, नियुक्ति द्वारा या फिर निर्वाचन द्वारा। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर 6 महीने के बाद में उसका मुख्यमंत्री का जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। ओके, तो इसलिए दूसरा और तीसरा सही और पहला गलत है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? इसका उत्तर हुआ केवल दो। ओके, चौथा प्रश्न है, मुख्यमंत्री द्वारा ली जाने वाली शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है अथवा है? ठीक है। पॉइंट 1, मुख्यमंत्री भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेता है। पॉइंट 2, मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक नहीं है कि वह मंत्रिपरिषद में चर्चा किए गए मामलों के संबंध में गोपनीयता बनाए रखे। और पॉइंट 3, मुख्यमंत्री की गोपनीयता की शपथ मंत्रिमंडलीय बैठकों के दौरान चर्चा किए गए मामलों के संचार पर प्रतिषेध लगाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर। तो चलिए इसका उत्तर है केवल एक और तीन। पहला सही है कि संप्रभुता अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेता, और तीसरा गोपनीयता की शपथ मंत्रिमंडल बैठकों की चर्चा किए गए मामलों के संचार प्रतिशत लगाती है। दूसरा क्यों गलत है? इसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह मंत्रिपरिषद में चर्चा किए गए मामलों के संबंध में गोपनीयता बनाए रखे। ठीक है, तो ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करती है, आपको पता ही होगा। इसलिए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है। ठीक है, मुखिया होता है मंत्रिपरिषद का, और यदि मुखिया ही मंत्रिपरिषद की गोपनीयता नहीं बनाए रखेगा तो जो जिस सिद्धांत पर परिषद काम करती है वो सिद्धांत का तो उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दूसरा पॉइंट गलत है। ठीक है, तो एक और तीन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पॉइंट 1, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। पॉइंट 2, नीति आयोग संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। पॉइंट 3, भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। पॉइंट 4, नीति आयोग का उद्देश्य राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। इसमें कूट दिए हुए हैं केवल एक और तीन, केवल एक, तीन और चार, केवल दो और चार, और सभी चारों। ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर। तो चलिए इसका उत्तर है बी, केवल एक, तीन और चार सही है। क्यों? पहला सही है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था, बिल्कुल किया गया था। दूसरा, नीति आयोग संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। नीति आयोग किस संसद के किसी अधिनियम से नहीं बना है, अर्थात स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये तो कार्यपालिका के संकल्प के माध्यम से बना है। ठीक है, तो ये कार्यकारी निकाय है।
स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये कार्यकारी निकाय एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसलिए दूसरा पॉइंट गलत है। तीसरा, भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही। चौथा, नीति आयोग का उद्देश्य राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही बात है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधायी विषयों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं। पॉइंट 2, राज्य सूची राज्य विधानसभा को संघीय हस्तक्षेप के बिना विशेष रूप से मामलों पर कानून बनाने की अनुमति देती है। पॉइंट 3, समवर्ती सूची में वे मामले शामिल हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में संघीय कानून ही मान्य होगा। पॉइंट 4, अवशिष्ट शक्तियां राज्य विधानमंडलों में निहित है। उपयुक्त में कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी चारों। ओके, तो बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। कौन कौन से 2 सही है? तो पहला है, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, राज्य सूची राज्य विधानसभाओं को संघीय हस्तक्षेप के बिना विशेष रूप से मामलों पर कानून बनाने की अनुमति देती है। ओके, ये वाला पॉइंट गलत है, क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि राज्य सूची के विषय पर भी संसद आवश्यकता पड़ने पर कानून बना सकती है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक तो, और दूसरा राष्ट्रीय हित में यदि आवश्यक हो तो। ठीक है, आर्टिकल शायद 250 या 251 था, जिसमें राष्ट्रीय हित के लिए या राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है, इसलिए दूसरा पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट जो है वो सही है, क्योंकि समवर्ती सूची में वे मामले शामिल होते हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में तो जो भाई सर्वोच्च है, यानी कि हमारी संसद राज्य विधानमंडलों की अपेक्षा सर्वोच्च है, तो ठीक है, तो इसलिए उसका कानून मान्य होगा। और चौथा, अवशिष्ट शक्तियां राज्य विधानमंडलों में निहित है, नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, रेसिड्यूअरी पावर्स हैं, वो किसमें है? संसद में निहित है, यानी कि संसद उन पर कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं बना सकते। जो अवशिष्ट शक्तियां राज्य विधानमंडल में निहित है वो हमारे यहाँ नहीं है, वो कहाँ पर है? तो वो है अमेरिका में। अमेरिका में यानी यूएसए में अवशिष्ट शक्तियां रेसिड्यूअरी पावर्स राज्य विधानमंडल यानी राज्यों के पास है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है, इसका केवल 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, ये पूर्णतः राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। पॉइंट 2, इन्हें केंद्र द्वारा भर्ती और प्रशिक्षित किया जाता है। पॉइंट 3, संविधान किसी भी अखिल भारतीय सेवा को मान्यता नहीं देता है। और पॉइंट 4, इनका उद्देश्य राज्यों के प्रशासन में एकरूपता सुनिश्चित करना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, और ऑप्शन डी 3 और 4। तो बताइए इसका उत्तर क्या है? तो चलिए, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3, यानी कि सही नहीं है पहला और तीसरा। पहला क्यों सही नहीं? ये पूर्णतः राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है। अखिल भारतीय सेवा मतलब अपने भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस नहीं। तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो ये पूर्णतः प्रत्यक्ष सरकार के नियंत्रण में होती हैं। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्र और राज्यों के द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित की जाती है, न कि केवल राज्य सरकारों द्वारा, इसलिए पहला सही नहीं है। तीसरा क्यों सही नहीं है? संविधान किसी भी अखिल भारतीय सेवा को मान्यता नहीं देता, ऐसा नहीं है। संविधान का आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं को मान्यता देता है और इनकी स्थापना का प्रावधान भी करता है, और इसीलिए हमारे यहाँ पर अभी तक 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ओके, दूसरा क्यों गलत, दूसरा क्यों सही है? इन्हें केंद्र द्वारा भर्ती और प्रशिक्षित किया जाता है, ये वाला ऑप्शन सही है। और चौथा, इनका उद्देश्य राज्यों के प्रशासन में एकरूपता सुनिश्चित करना है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के उद्भव और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पॉइंट 1, मूलतः अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया था। पॉइंट 2, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के बाद एक स्वतंत्र निकाय के रूप में की गई थी। और पॉइंट 3, आयोग को अपनी गतिविधियों और अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष रिपोर्ट देनी होती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी
केवल 3 और ऑप्शन डी सभी चारों। अब देखिए इसमें इन्होंने एक गलती की है कि 3 ऑप्शन दिए हैं और सभी 4 का ऑप्शन भी आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है टेस्ट बनाते समय। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर वैसे देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है बी, केवल 2 सही है। कौन कौन से सही है? तो एक तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 3 सही। हालांकि इन्होंने उत्तर दिया है केवल 2, तो ये गलत है क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है इसके। कैसे तीनों सही है? पहला जो लिखा है देखो, मूलतः 338, पहला जो लिखा है मूलतः अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेषाधिकारी का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल सही है। और दूसरा है यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के बाद एक स्वतंत्र निकाय करे, तो ये भी सही है। संवैधानिक निकाय बना 2003 में, इससे पहले ये इंटीग्रेटेड थे, दोनों SC और ST एक साथ बने थे। ठीक है, लेकिन 2003 के अधिनियम संशोधन अधिनियम के बाद में ये अलग अलग हो गए थे। ठीक है, और तीसरा कि जो SC का आयोग है या ST आयोग है वो सभी प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही देते हैं। ओके, तो ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए केवल तीन सही है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पॉइंट 1, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 क्लॉज 1 के तहत की गई थी। ऑप्शन 2, आयोग को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है। ऑप्शन 3, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2, केवल 1 और 3। बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है केवल 1 और 3। पहला सही है, तीसरा सही है। दूसरा क्यों सही नहीं है? आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया, नहीं। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने डिस्कस किया कि रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, तो रिपोर्ट सौंपते हैं अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट, ठीक है, का अनुपालन सुनिश्चित करने में केंद्रीय सूचना आयोग की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पॉइंट 1, CIC यानी केंद्रीय सूचना आयोग सार्वजनिक प्राधिकारियों को सूचना के अधिकार के संबंध में अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण प्रावधानों को बढ़ाने का निर्देश दे सकता है। पॉइंट 2, CIC को अधिनियम के अंतर्गत बिना कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है। पॉइंट 3, CIC अधिनियम के प्रावधानों की अनुरूपता को बढ़ावा देने हेतु उपायों का सुझाव दे सकता है। पॉइंट 4, CIC केवल कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है, अनुपालन लागू नहीं कर सकती। और इसके बाद में इसमें बताना है कि कौन कौन से जो विकल्प है वो सही है। ठीक है, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3 और सभी चारों। बताइए तो इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए, केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, पहला है और तीसरा है वो सही है। दूसरा क्यों गलत है? CIC को अधिनियम के अंतर्गत बिना कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि CIC के पास RTI अधिनियम के अनुसार वैध कारण बताए बिना आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, CIC का उद्देश्य है कि सूचना तक पहुंच को सुगम बनाए और इसके लिए उसके आवेदनों मतलब उसे आवेदनों का प्रबंधन करते समय उचित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक बनाए। इसलिए बिना कारण बताए जो भी बिना वैध कारण होगा उसको बिना बताए आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता CIC, इसलिए ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा निष्पादित किए जाते हैं? पॉइंट 1, यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है। ऑप्शन 2, यह भ्रष्टाचार जांच के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के कामकाज की निगरानी करता है। ऑप्शन 3, यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। और ऑप्शन 4, यह राज्य सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों पर नजर रखता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। तो पॉइंट ए, तो ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है डी, केवल 1, 2 और 3।
क्यों? पहला सही है, 1988 के अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों की जांच करता है। ठीक है, दूसरा भी सही है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के कामकाजी निगरानी करता है। और तीसरा तीसरा ऑप्शन भी सही है, क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। चौथा सही नहीं है, क्योंकि यह लिखा है कि राज्य सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों पर नजर रखता है। ऐसा नहीं है, राज्य सरकार स्तर पर सतर्कता मामलों को पर इसका अधिकार क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, राज्य स्तर पर सतर्कता गतिविधियों की देखरेख आमतौर पर राज्य सतर्कता आयोगों की होती है और वही निकाय इसकी देखरेख करते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिमंडलीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, मंत्रिमंडलीय समितियों का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। पॉइंट 2, मंत्रिमंडलीय समितियों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। ठीक है, और ऑप्शन 3 है, प्रधानमंत्री को परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन करने का अधिकार है। बताओ इसमें सही उत्तर कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 इसके सही है। पहला सही नहीं है, मंत्रिमंडलीय समितियों का भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है, ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडलीय समितियों का उल्लेख नहीं है। ठीक है, और दोनों ऑप्शन बाकी के सही है, दूसरा और तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी के रूप में वह भारत सरकार को ऐसे विधिक मामलों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में उसे भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। उसे संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध सभी विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्राप्त है। ऊपर वर्णित अनुच्छेद किस संवैधानिक पद के बारे में? भारत के सॉलिसिटर जनरल, भारत के महान्यायवादी, भारत के सीएजी, और इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप इसको पूरे अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में कोई ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 76 जो है भारत के महान्यायवादी के पद के संबंध में चर्चा करता है, जिसमें ये सारे प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक है, इस जो अनुच्छेद में लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति और जिम्मेदारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पॉइंट 1, राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की सलाह के बिना भी मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन 2, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन 3, दल बदल के आधार पर निर्धारित संसद सदस्य मंत्री बनने के लिए भी निर्धारित होगा। ऑप्शन 4, प्रधानमंत्री किसी भी समय अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता के बिना किसी मंत्री को हटा सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चुनना है। ठीक है, 1 और 3, 2 और 4, 1, 2, 2, 3 और 4 कौन से सही है? बताओ जल्दी से। तो इसका उत्तर है केवल 2, 3 और 4 इसके सही है। पहला क्यों गलत है? राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों प्रधानमंत्री की सलाह के बिना भी मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 75 स्पष्ट कहता है, यानी कि अनुच्छेद 75 स्पष्ट कहता है कि किसी भी मंत्री की नियुक्ति जो वो प्रधानमंत्री की सलाह के बिना नहीं की जा सकती। पहला काम क्या है राष्ट्रपति का? कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, और दूसरा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। ठीक है, तो राष्ट्रपति को कोई भी ऐसा विवेकाधिकार या विवेकाधीन शक्ति प्राप्त नहीं है जिसमें वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सके प्रधानमंत्री की सलाह के बगैर। ठीक है, तो बाकी तीनों सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही है, क्योंकि जो 91वां संविधान संशोधन 2003 था उसमें मंत्रिपरिषद की जो विस्तार था वो लिमिट कर दिया गया था कि भाई जैसे लोकसभा में देखें, जैसे संसद में देखें, तो ऑप्शन दूसरा सही है, क्योंकि जो 91वां संविधान संशोधन 2003 था उसके माध्यम से मंत्रिपरिषद का जो आकार था वो निर्धारित कर दिया गया था, जिसमें बोला गया था कि मंत्रिपरिषद की संख्या या मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 भी सही है, दल बदल के आधार पर निर्धारित, यानी कि अयोग्य सदस्य संसद सदस्य मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होता है, और चौथा भी सही है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निहित केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1,
संसद को संघ सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कर लगाने का विशेष अधिकार है, जबकि राज्य विधानसभाओं को राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कर लगाने का विशेष अधिकार है। पॉइंट 2, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने समवर्ती सूची में कर कानून पर समवर्ती क्षेत्राधिकार की अनुमति दी। पॉइंट 3, सामान्यतः केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन 4, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन जो अब सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4 और 1, 2, 3 और 4। बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1, 3 और 4। ओके, तो चलिए कौन कौन से सही है। ये पहला सही है एक तो, ठीक है, और दूसरा सही नहीं है, क्योंकि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम जिसने जीएसटी को जोड़ा था, ध्यान रखना, तो इसमें समवर्ती सूची कर प्रविष्टि नहीं जोड़ी गई थी। इसके वजह क्या किया गया था कि इसने अनुच्छेद 246 को जोड़ा, जो संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों में जीएसटी पर कानून बनाने के लिए समवर्ती शक्तियां प्रदान करता है। एक ऐसा कर जो समवर्ती सूची से अलग है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में सहकारी संघवाद की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन 2 सही नहीं है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, 18वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत 15% से अधिक है। और पॉइंट 2, 17वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक था। पॉइंट 3, 18वीं लोकसभा में महिला प्रत्याशियों का प्रतिशत 17वीं लोकसभा की तुलना में अधिक था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा है से कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी, केवल 2, ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। तो बताइए इसका उत्तर। तो चलिए इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। पहला सही नहीं है, क्योंकि 18वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत जो था वो 13.6% के आसपास था, जो कि 15% से अधिक नहीं है, इसलिए पॉइंट पहला सही नहीं है। और पॉइंट सेकंड सही है, क्योंकि 17वीं लोकसभा में भारत की पहली लोकसभा थी। मतलब 17वीं लोकसभा में वास्तव में भारत की पहली लोकसभा के बाद महिला सदस्यों का सबसे अधिक प्रतिशत था, और ये कितना था? 14.4%। ठीक है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा सही नहीं है, क्योंकि प्रतिशत वास्तव में 17वीं लोकसभा की तुलना में इसमें कम था। कौन सी? 18वीं लोकसभा में, क्योंकि 18वीं लोकसभा में चुनाव में 9.7% महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जबकि 17वीं लोकसभा में यह आंकड़ा कितना था? 10.74%। कितना? 10.74%। इसलिए तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इटली, रूस, चीन, जापान, जर्मनी, इनमें से कौन कौन से सदस्य जो हैं वो ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 के सदस्य हैं? बताइए जल्दी से। केवल 2 सदस्य, केवल 3, केवल 4, सभी 5। बताइए इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3 सदस्य। अब वो 3 कौन कौन से हैं इस प्रश्न के अनुसार? तो इस प्रश्न के अनुसार अगर देखें G7 में शामिल सदस्य, तो G7 में है टोटल 7 सदस्य हैं। कौन कौन से? जर्मनी, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। तो इसमें कौन कौन से? जापान दिया हुआ है, जर्मनी दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें जो है वो इटली दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला, चौथा और पांचवा जो देश दिए हुए हैं, इटली, जर्मनी, जापान, ये G7 के सदस्य हैं। बाकी रूस, चीन, है ना, ये इसके सदस्य नहीं है G7 के। ओके, क्योंकि रूस जो है वो G8 यानी ग्रुप ऑफ 8 का सदस्य तो है, लेकिन G7 का सदस्य नहीं है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रोद्धार यानी प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, इसका उद्देश्य समाज के सुविध एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऋण तक पहुंच तथा समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन 2, वर्ष 1969 में गाडगिल समिति ने ऋण वितरण के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण का प्रस्ताव देकर PSL यानी प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग की नींव रखी थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, केवल 1, ऑप्शन बी, केवल 2, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही सही है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग जैसे लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य समाज के सुविध यानी वल्नरेबल और आर्थिक रूप से कमजोर EVS यानी
इकोनॉमी वीकर सेक्शंस के लिए ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करना और इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना। तो ये बिल्कुल सही उद्देश्य है इसका। और दूसरा कि 1969 में गाडगिल समिति ने ऋण वितरण के लिए PSL की नींव रखी थी। ये भी ऑप्शन सही है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी भंवर वलयों। ज्वालामुखी भंवर वलयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी जो वोल्केनिक वॉर्टेक्स है उनके संदर्भ में क्वेश्चन है। तो पॉइंट 1 है, इनका सृजन तीव्र रूप से उत्सर्जित ज्वालामुखी गैसों के कारण होता है जो वायुमंडल में डोनट के आकार के मेघों का सृजन करती हैं। ऑप्शन 2, माउंट फूजी ने हाल ही में वायुमंडल में लगभग पूर्ण भंवरवलय उत्सर्जित किए। कौन से कथन सही है? तो बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ठीक है, क्यों? दूसरा क्यों सही नहीं है? पहला तो सही है कि वो जो डोनट आकार के मेघ हैं उनका सृजन करते हैं ज्वालामुखी वर्टेक्स। दूसरा सही नहीं है क्योंकि माउंट फुजी एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है। ठीक है, हालांकि वर्ष 1707 में अपने अंतिम प्रस्फुटन के बाद ये निष्क्रिय रूप में शामिल है। ठीक है, मतलब इसको हम कह सकते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। हालांकि इसको भूगोलवेत्ताओं ने अभी सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया है, लेकिन जब 1707 के बाद से अभी तक ये प्रस्फुटित नहीं हुआ है तो इसको अपन सुषुप्त अवस्था मान सकते हैं, क्योंकि 300 साल लगभग हो गए, 300 सवा 300 साल, और अभी तक इसका कोई भी इरप्शन नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसको अपन सुषुप्त अवस्था मान सकते हैं, और ये ऐसा कोई भी अभी हाल ही में वो नहीं हुआ है इरप्शन जिससे भंवरवलयों का निर्माण हुआ हो। तो ऑप्शन 2 गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में GDP आधार वर्ष बेस ईयर GDP बेस ईयर के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP आधार वर्ष संशोधन उपभोक्ता व्यवहार और कमोडिटी संरचना में परिवर्तन के कारण आर्थिक संकेतकों की अस्थिर प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन 2, भारत में GDP आधार वर्ष में संशोधन संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली SNA 1913 में मानकों द्वारा अधिदेशित है। ऑप्शन 3, आर्थिक सटीकता बनाए रखने के लिए आधार वर्ष संशोधन की आवृत्ति प्रत्येक 3 वर्ष है। कौन कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ठीक है, पहले और दूसरे सही है, तीसरा क्यों सही नहीं है? तीसरा इसलिए सही नहीं है क्योंकि जो इसके संशोधन की टाइम पीरियड है वो 5 से 10 वर्ष किया जाता है, मतलब 5 से 10 वर्ष में संशोधित किया जाता है। तो जो लास्ट अपना आधार वर्ष था वो 2011 था। ठीक है, तो 5 से 10 साल का एक टाइम पीरियड होता है। अभी 2011 से जैसे चेंज नहीं हुआ है अपना, तो 3 वर्ष इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, बाकी दोनों सही है। ठीक है, तो ये हुए हमारे टोटल 20 क्वेश्चन। ये टेस्ट नंबर 9 था जिसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। ऐसी वीडियो मैं डेली बनाता रहूँगा क्योंकि ये डेली टेस्ट हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन टेस्ट नंबर 9 था। अब टेस्ट नंबर 10, 11, 12 जैसे ही आते जाएंगे वैसे वैसे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा। और जिन लोगों को इसकी PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, ऑनलाइन IAS के नाम से, तो उस पर विजिट कर सकते हो और इसकी PDF फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप दोबारा से भी रिवीजन कर सकते हैं इसका। ठीक है, और लिए तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।